अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद। ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख़याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंटल इलनेस के बारे में, इसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और जितना भी हमारे माशरे में बर्डन बढ़ चुका है या फिर हमारे माशरे में कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, उसकी वजह से हमारी ज़हनी कैफियत क्या हो जाती है, हमारे जहन पे किस तरह वो असरअंदाज होती है। यही सब हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना सहर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं, करियर काउंसल हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो एसोसिएटेड हैं। मैं एक बार फिर से उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि अगेन हम लोग इस सेशन का स्टार्ट करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेडिकल टर्म में बेसिकली मेंटल इलनेस क्या होती है? मेडिकल टर्म में मेंटल इलनेस तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि जब आप कुछ या तो भूलना शुरू कर दें जी। या फिर आप एक ही बात को बार बार रिपीट करें। अब उसका मैटर करता है कि आप बच्चे के लिहाज से बात करें, अडल्ट के बात करें या एक ओल्ड एज पर्सन के बारे में बात करें। तो अगर बच्चों के लिहाज से बात करें, अगर वो नहीं समझे तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ चला जाता है। ठीक। तो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा या क्यों नहीं समझ रहा। जैसे हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिसलेक्सिया के उनको प्रॉब्लम होता है कि दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज सम वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स। तो इसको रिकग्नाइज करना कि वो क्यों इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। फिर अडल्ट्स में कुछ ऐसे इलनेस आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बात करें या उनको बात याद ना रहे जी। या उनको समझ ना आए, तो या फिर उनको पैनिक अटैक्स आए। मीन्स एक सर्टन टाइम के लिए कि उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट और उसके बाद वो कहें कि आई डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब और कैसे। फिर अडल्ट हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो दैट इज समहाउ कि उसमें तो ऑलरेडी एक स्टेमिना जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में चला जाता है। समहाउ मेजॉरिटी जो है बायोलॉजिकली भी हम उसको देखें या साइकोलॉजिकली भी देखें तो उसमें तो अगर वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत सीवियर है या डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस बात करते हैं, बिल्कुल अलग बात करते हैं या आपकी बात का रिस्पॉन्स सही नहीं देते या उनको आपकी बात समझ नहीं आती, तो मेंटल इलनेस अगर हम देखते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत सीवियर है तो फिर आपको उसकी मेडिकेशन चाहिए होती है। उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और फिर उन प्रोसीजर्स की बेस पे मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ मेडिसिन इज नॉट इनफ, उसके साथ काउंसलिंग, उसका प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलाना, उसको बैलेंस रखने के लिए उसकी काउंसलिंग मस्ट है। सही। तो साइकेट्रिस्ट का काम तो मेडिसिन देना है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो उस मेडिसिन के साथ साथ उनको वो हीलिंग का भी पैटर्न फॉलो करवाएं जिसपे वो अपने बेहतर जल्द से जल्द रिकवर कर सकें मेंटल इलनेस से। ठीक। डॉक्टर, अगर टाइप्स की बात की जाए तो डिप्रेशन या एंजाइटी की कितनी टाइप्स हैं और बेसिकली डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अगर हम टाइप्स देखें तो एक तो बिल्कुल माइनर होता है कि भाई आपको 1-2 हफ्ते के लिए हो गया या आपका लास्ट कर गया 1 मंथ तक, हम कह देते हैं कि यू हैव रिकवर्ड आफ्टर सर्टेन टाइम। जी। फिर एक मैनियक होता है, मीडियन के मीन्स आपको 6-7 महीने या 8 महीने हो गए, लॉन्ग टर्म आपको चलता जा रहा है तो उसमें आपका रिकवर का टाइम भी ज़्यादा लगता है। सही। फिर एक मेजर उसकी सिचुएशन आ जाती है जो कि डेफिनेटली मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाती है कि मीन्स आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे अपने डेली लाइफ को। सही। आप अपने डेली लाइफ के फंक्शंस नहीं कर पा रहे। अब वो स्ट्रेस भी हो सकता है किसी ने अगर अपने लव्ड वंस को या फैमिली मेम्बर में या बहुत क्लोज फ्रेंड में से किसी को उन्होंने दे हैव लॉस्ट, तो उसका एक ट्रॉमा होता है। अब वो ट्रॉमा, सैडनेस, डिप्रेशन डेवलप हो जाती है। आप सैडनेस में लॉन्ग टर्म मेमोरीज में चले जाते हैं, आप मेमोरीज में एक्सीड कर जाते हैं, भाई ये हुआ था, हम ऐसे थे। तो वो जो पीरियड होता है इंसान के सर्वाइवल का, दैट स्टॉप फॉर सर्टेन टाइम। अब वो स्ट्रेस या डिप्रेशन की अगर हम इन स्टेज को देखें तो फिर वो जाके वो आगे बढ़ जाता है। अब अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी मोस्टली हमें फ्यूचर रिलेटेड होती है। ठीक। मीन्स अगर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसको पता है कि आई एम द ओनली पर्सन टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के लिए ही अर्न करना है और फैमिली में कोई और वर्क नहीं कर रहा। सही। तो वहाँ पर ये होता है कि वो जो
वरीइंग ऑफ फ्यूचर है ना, कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मुझे ये काम भी करना है, या फिर हम नॉर्मली घरों की बात ले लें कि बिल पे करने हैं, या ट्रांसपोर्ट इशू है, जी। या फिर घर की कंस्ट्रक्शन, या वट एवर इज़ द रीज़न। तो अगर हम मेजर मेजर चंक्स में देखें, जो एक मेजर इंसान को जो आपका फ्यूचर से रिलेटेड जो कंसर्न होता है, दैट इज मोस्टली एंजाइटी। ठीक है, यानी कि यंगस्टर्स जो हैं या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी एनीथिंग मींस यंगस्टर हो, स्टूडेंट्स हो, आप तो उनको प्रोफेशनल बेसिकली लाइफ में एंजाइटी हो। होती है। ठीक, उनको एंजाइटी अटैक्स होते हैं। सही। डॉक्टर, अगर बात की जाए टाइप्स की, तो आप बीइंग अ डॉक्टर किस तरह डायग्नोस करती हैं कि एक पेशेंट अगर आपके पास आए तो उसको किस टाइप की डिप्रेशन या एंजाइटी है? एग्जैक्टली एक तो फॉर्मल असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, कि फर्स्ट जो सेशन होता है, जो हम सबसे पहले क्लाइंट से मिलते हैं, तो दैट इज़ अ नॉर्मल जनरल डिस्कशन। ठीक है। जिसमें हम एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करते हैं क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट का सेटिस्फाई होना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका क्लाइंट आपकी बात से आप वो समझ नहीं पा रहा, तो इट मीन्स यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर प्रोसीजर। ठीक। तो सेकंड के लिए आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में फिर आप उसका जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर ही क्लाइंट अपनी बात, जो रियल जो वरी है, उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो फिर वो अपनी बातें ओपन अप करते हैं, और द पर्सन हैज़ टू एड्रेस इश्यूज, जो भी इश्यूज होते हैं। ठीक। एंड देन फिर जो है उसके असेसमेंट्स होते हैं, कुछ हम उनको वर्क देते हैं जिसकी बेस पे वो, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को वर्कशीट्स दे देते हैं, ये सारे एक साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है जिसको वो फॉलो करते हैं। एंड देन फिर उसके मुताबिक अगर उसको फॉलो करते हैं वो क्लाइंट, तो फिर उसके अंदर जो चेंज आता है, बिहेवियर आता है, देन बाय द काउंसलिंग, क्वेश्चनिंग, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या है। फिर असेसमेंट्स होते हैं हमारे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स कहलाते हैं या इन्वेंट्रीज कहलाती हैं। उनके कुछ लेवल्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, जैसे हम एक 60% या 80%, 90% पे ग्रेड्स होते हैं। तो अगर तो उसका ग्रेड बहुत ज़्यादा है एंजाइटी लेवल, तो इट मीन्स कि दैट इज सीवियर। ठीक है। और अगर वो मिडिल पे आ जाते तो इस मीडियन के भाई इस पर्सन को इतने परसेंट या इतने सेशंस की ज़रूरत है। और अगर माइनर है, मीन्स द कंडीशन इज़ नॉट शोइंग सीवियर बाय द असेसमेंट टेस्ट, तो फिर उसको हम उस लिहाज से डील करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ काउंसलिंग या बातें करना होती हैं, देयर आर सच लेवल्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ असेसमेंट्स, जिसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग की जाती है क्लाइंट से। वो उस क्वेश्चन की जिस अकॉर्डिंगली जो भी लेवल आता है उनके आंसर्स का, उसकी बेस पे फिर हम ये डायग्नोज करते हैं कि भाई इस पर्सन को इतने सेशंस चाहिए, या इसको साइकोलॉजिकल थेरेपी, कौन सी थेरेपी इसके लिए ज़्यादा वर्क करेगी। ठीक। डॉक्टर, अगर बात की जाए जेनेटिकली ट्रांसफ़र की, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक मदर को है डिप्रेशन, तो उसकी वजह से उसके आगे बच्चे को जो है वो ट्रांसफ़र हो, या फिर अगर घर में ऑलरेडी कोई एक डिप्रेशन पेशेंट है तो घर का बाकी माहौल इससे डिस्टर्ब हो? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल पैटर्न्स जो डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं मोस्टली, अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात करें, जो डीएनए या क्रोमोसोम्स हैं, वो जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप हो जाते हैं, दैट विल डेफिनेटली ट्रांसफ़र टू द न्यू बॉर्न बेबी और नेक्स्ट जनरेशन। सही। अब वो जब अडल्ट एज में जब ग्रो करते हैं, तो उनके अंदर वो एक नेचुरली बिहेवियर डेवलप हो जाता है, जिसमें ADHD भी अगर हम कहते हैं, या ऑटिस्टिक है, ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से होती हैं, लेकिन वो फिर बायोलॉजिकल या जेनेटिकली चली जाती हैं। अब घर में अगर बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट है कि एवरीबडी इज़ आर्ग्यू चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है डिफरेंट रीजंस का, या फिर एंजाइटी है, तो वो डेफिनेटली वो वरी एंजाइटी जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। और वी नो दैट वेरी वेल के बायोलॉजी है, तो इन्वायरमेंट की वजह से आप अफेक्टेड होते हैं। एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से आपके अंदर जो एक चेंज आता है, आप उस चेंज को फेस करते हैं, और वो आपके अंदर आपके बिहेवियर में चेंज लाता है। सही। तो इसी तरीके से अगर हम कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार माहौल में, तो हम उतना ही खुश महसूस करते हैं। अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में होंगे कि एवरीबडी इज़ फाइटिंग, आर्गुइंग, तो वो हमें भी अफेक्ट करता है। सही। तो इस डेफिनेट वैलिड रीज़न कि हाँ भी ऐसा हो सकता है। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने टर्म यूज़ की ADHD और ऑटिस्टिक आई थिंक, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ADHD बेसिकली दैट इज़ एक्वायर्ड हाइपर डिफिशिएंट ऑर्डर कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ओके। सो वो
हर काम जो एक बच्चा नॉर्मल पर्सन आधे घंटे में करते हैं, दे विल फिनिश इन 15 मिनट्स, बट दे आर नॉट वरीड कि वो कंप्लीट भी करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं कि मीन्स उनको वर्कशीट दी जाए तो वो कंप्लीट नहीं करते, दे हैव टू गिव एज सून एज पॉसिबल कि टीचर हमने कर लिया है काम। अब घरों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, यू विल फाइंड टाइम कि उन्होंने एक काम कर लिया तो दे विल गो फॉर अदर वर्क एंड देन दे विल गो फॉर अदर वर्क, सो इट मीन्स दे आर मोस्टली रेस्टलेस। पेशेंस कम होता है अगर नॉर्मल हम बात करें तो। दे नीड अ वर्क टास्क जो उनको इन्वॉल्व करके रखे। तो मीन्स कि वो इतने हाइपरली एक्टिव होते हैं कि दे नीड टू डू समथिंग ऑल द टाइम। तो फिर उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं जो अगर हम अर्ली एज में ही डायग्नोज कर लें बच्चों में कि दे चाइल्ड इज ADHD, तो फिर उनको उस तरीके की टेक्निक्स उस तरह के वर्क दिए जाते हैं स्कूल एनवायरनमेंट में भी, घर में भी इन बच्चों को ज़्यादा बिजी रखा जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल, बच्चों को बिजी रखा जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस के बारे में और एक बार फिर से प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए अपने सवालों को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, डॉक्टर मुबीना सहर। उनसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, पाकिस्तान में अक्सर ये देखा जाता है कि 5 लाख अगर पेशेंट जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार हैं तो उनके लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न अगर हम देखा जाए तो मोस्टली जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए बाय द टाइम ऑफ स्टडी जी, या फिर अगर हम ये कहें कि उसका एक स्कोप आप रखें कि भाई दिस इज़ ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट्स में तो लाजमी साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के जो एक मसाइल होते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंजाइस होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, दे आर थिंकिंग अलॉट या फिर उनको डिफरेंट सजेशंस मिलती हैं तो वो मोस्टली डिसीजन नहीं ले सकते। तो मोस्टली डिसीजन मेकिंग के लिए काउंसलिंग के लिए काउंसलर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि उनके बिहेवियर को, उनकी मेंटल थॉट्स को रीड करना आसान हो। तो सम हाउ ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की लैकिंग है कि हम ये समझते हैं कि अगर मैं परेशान हूँ तो ये खुद ही चली जाएगी, वक्त के साथ चली जाएगी, फिर हम वक्त की अहमियत को भूल जाते हैं कि ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो अगर आपने जो चीज़ 5 दिनों में समझनी है, अगर उसने आपको 1 साल में जाके समझनी है तो उस साल का उन 5 दिनों में कोई कंपैरिजन नहीं जो आप किसी से काउंसिल करके अपनी वरी को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने साल के बाद उस चीज़ को समझा और फिर किया तो फिर वो वक्त वापस नहीं आता। बिल्कुल। तो द बेसिक थिंग मैं जो समझती हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके स्कोप को एलेबोरेट करना चाहिए, इसकी वैल्यू को इन्हेंस करना चाहिए और इसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि वाई डू वी नीड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर क्यों रिक्वायर्ड है। और जब आप इसके स्कोप को मैंडेटरी करते हैं, बताते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है कि एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाया गया है। सही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समहाउ कहीं ना कहीं। और आप जब उससे कंसल्ट करते हैं, मोस्टली लोगों को अभी तक यही अवेयरनेस नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट क्या है। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आते हैं तो उनको मेडिसिन लाजमी चाहिए। सही। फिर दे आर नॉट इवन डायग्नोजिंग इजीली कि हमें अगर थेरेपी चाहिए, मेंटल थेरेपी चाहिए तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है। तो मोस्टली हम बहुत सारी फील्ड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर अवेयरनेस। आपको एक बैकग्राउंड वर्क करना चाहिए इसके ऊपर और उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हर बंदा समहाउ उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट गेन कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर परसेंटेज की बात की जाए ख़वातीन और मर्द हजरात में तो ज़्यादातर डिप्रेशन का एलिमेंट किस जेंडर में पाया जाता है? बेसिकली तो दोनों में ही ज़्यादा है और कॉमनली हम फीमेल्स में समझते हैं, बट अगर हम स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली देखें और इट इज़ मोस्ट ऑन मेल साइड।
उसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंसी की वजह से मोस्टली वी आर थिंकिंग कि जो है वो मेल को रोना भी नहीं चाहिए, उसको दुखी भी नहीं होना चाहिए, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होनी चाहिए, सारे काम बिल्कुल। उसको करने चाहिए। और फीमेल्स का दूसरी साइड पे ये है कि दे हैव टू ओन देयर हाउस वर्क, घर को देखें, और फिर उसमें बहुत बच्चों सारे को कॉन्सेप्ट आ संभालें, जाते यस। हैं, घर को संभालें समहाउ। देखिए, मेल फीमेल का जेंडर का कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं है, सब काम सबको करने आने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी ने स्टिग्मा दिया हुआ है, जो लेबलाइज किया हुआ है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि मेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है तो वही कर सकता है, या बिल्कुल। फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फीमेल्स ही कर सकती हैं। आपको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। तो उसमें समहाउ जब आप एक कॉम्प्रोमाइज़ करके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कम करते हैं, और आप हर किसी को मौका देना चाहिए बात करने का। तो हमारी सोसाइटी में फीमेल्स भी कहीं ना कहीं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल। और समहाउ मेल्स का एक डोमिनेंट करेक्टर जो डेवलप हुआ है उसके चक्कर में मोस्टली दे वांट टू फील, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, बट दे हैव टू हाइड। अब वो जो एक हाइड करने वाला एलिमेंट है जो उसको सप्रेस करता है, फिर वो कहीं एंजाइटी हो जाती है, कहीं वो रिग्रेट हो जाता है, कहीं वो सैडनेस हो जाती है, कहीं वो डिप्रेशन बन जाता है, कहीं वो रिवेंज बन जाता है। बिल्कुल। तो मोस्टली अगर हम फैमिलीज़ में देखेंगे, अगर किसी ने आपकी फैमिली में बहुत आउट ऑफ द ब्लू कोई काम किया है फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाके, तो वो उसको हम कह देते हैं कि भाई तो फैमिली के इनको नॉर्म्स नहीं पता। बेसिकली वो जो रिवेंज होते हैं ना, जो चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम फिर कोई ना कोई पर्सन इतना करज दिखा के अगेंस्ट जाता है उस नॉर्म और कस्टम्स के जो रिवायात हैं, जो कि मोस्टली आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो रिवेंज और रिग्रेट दोनों चीज़ें होती हैं। सही। तो रिवेंज और रिग्रेट जब डेवलप होते हैं ना, तो फिर आप जाहिर सी बात है, अब जो भी चेंज जो आता है, जो आप बड़ा चेंज देखते हैं किसी भी पर्सन में, या तो उसको दुख की वजह से जो रिग्रेट होता है उसकी वजह से होता है, या फिर रिवेंज की वजह से होता है। तो सही। रिवेंज और रिग्रेट या एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है। सही। तो अगर आप एक्सप्रेस कर लें, बोल लें, अपनी बात करने का या सुने और कहने का मौका दें, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से हल हो सकती हैं। ठीक। डॉक्टर, अगर सुसाइडल थॉट्स की बात की जाए तो डिप्रेशन के किस लेवल पे जाके सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और आप उसको टैकल किस तरह करते हैं? साइकोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए तो उसको टैकल किस तरह किया जाता है? सुसाइडल मोस्टली तो बहुत सारे लोगों को, अगर वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं, उसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि द पर्सन आइदर ही हैज़ टू टॉक एवरीथिंग, आपसे छोटी छोटी बचपन की प्रेजेंट की बातें करेंगे, दे विल शो द ह्यूज अटैचमेंट विद यू। आप कहेंगे ये बंदा तो कभी बात नहीं करता, आप कितनी बात कर रहे हैं, बिकॉज इनसाइड दे वांट टू टॉक टू एवरीवन। जो एक बैकग्राउंड हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने हर किसी से बात शेयर करना चाहता है, सही। या फिर दे हैव टू कम्प्लीटली क्वाइट, वो बिल्कुल चुप कर जाते हैं और वो फिर किसी से बात नहीं करते हैं। दे हैव टू कि स्टार्ट साइलेंट, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपनी बातों को हाइड करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि सम हाउ उनको लगता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सुनी नहीं जाएगी, हम जो है वो नेगेटिवली उसका इम्पेक्ट आएगा, आखिर में हम ही गलत ठहराए जाएंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो आंसर उनको लगता है कि आई विल ब्लेमिंग से बचने के लिए या उस फेलियर से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स डेवलप करते हैं। और अगर हम डिटेल स्टडी में जाएं और जब हम सुसाइडल पेशेंट्स के साथ मोस्टली बात करते हैं, तो या तो ट्राई करते हैं तो या तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है कि दे हैव डिफरेंट रिसोर्सेज टू डू दैट, अदरवाइज उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं कर पाते। सही। तो वो फिर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, और फिर वो बहुत सारी जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी बात को जो है वो खुद को डिफेंड कर सकें या अपने आप को राइटियस पर्सन बता सकें। सही। तो सुसाइडल का अगर हम मेजर देखें जो रीजंस होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस और शेयर देयर थॉट्स। तो वो अपने आप को अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए या वर्क एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए या अपने जो गोल और एम्स उसने खुद ने डेवलप किए हुए होते हैं, जब वो फुलफिल नहीं होते तो फिर वो जब बात उनको लगता है कि दैट इज़ द एंड, सही। सो देन दे आर टेकिंग दिस स्टेप। ठीक।
डॉक्टर, अगर प्रिवेंशन या फिर अवेयरनेस की बात की जाए तो हमें अपने माशरे में इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिनसे हमारे आसपास का माहौल जो है वो या तो बेहतर हो जाए या ठीक हो जाए, या फिर लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से बच सकें? देखिए, उसके लिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, सेशंस अरेंज कराते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन वो एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सही। इट्स अ कंटिन्यूस, इट शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। मींस आपने अगर एक चीज़ को एड्रेस किया है तो फिर उसको आप थोड़े अरसे के बाद दोबारा एड्रेस करें, ठीक। और उसका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, चाहे वो सेशंस की सूरत में हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम की सूरत में हो, चाहे आप कहीं 1-to-1 सेशंस करें, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो। तो दैट कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके थॉट्स को चेंज करें। ठीक। और थॉट्स को चेंज करने के लिए, और थॉट्स जल्दी चेंज नहीं होते, थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। यू हैव टू कीप ऑन इम्पोजिंग, या फिर आप ये कर लें कि आप एक उसको फोर्सफुली कहते हैं, या फिर एक अच्छे तरीके से आप उसको कंटिन्यूसली, अफेक्टिव बिल्कुल। आए ताकि अच्छे से आ सके। तो जो आप एक अच्छा इफेक्ट देखना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो उसके थॉट पैटर्न को चेंज करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। थॉट पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हम लोग जो है मेंटल इलनेस के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन के जो टाइप्स हैं या फिर एंजाइटी की टाइप्स हैं, स्टेजेस हैं, उनके बारे में बात की है। इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज़ के बारे में भी बात की है, और ये सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है, इसका प्रिवेंशन किस तरह जो है वो मुमकिन है। इस तमाम टॉपिक के हवाले से हम लोगों ने आज बात की है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर मुबीना सहार, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगी कि वो आई और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।